Today we'll start with importance of management. Importance of management. क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट? जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो जहाँ तक किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस पता नहीं होता, हम उसको इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं. Basically, whenever something we learn or something we do, we try to find out or figure out the importance of things so that we do it with a pure dedication. Why is it needed? Or is there any option which can be ignored? क्या आप मैनेजमेंट को इग्नोर कर सकते हो? मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसके जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नेसेसरी इन एवरी फील्ड, हर फील्ड में ज़रूरी है. ठीक है. दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर मैनेजमेंट होगा तो आपके रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन रहेगा. थर्ड, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट हम करते ही इसीलिए है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. समझ में आया? फोर्थ, यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस सक्सेसफुल ही तो करना है, इसके लिए तो मैनेजमेंट किया है, इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया है, इसीलिए तो प्लान्स वगैरह बनाया है. समझ में आ रहा है? फिर इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी. इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है. इंक्रीज इन प्रॉफिट, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है. सोशल बेनिफिट. एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस एग्जिस्ट एंड इज रूटेड इन द सोसाइटी. और जो चीज सोसाइटी को फेवर नहीं करती, जो चीज सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड नहीं करती, उसकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है. पर इफ अ बिजनेस इज एफिशिएंट और अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसका हक बनता है सोसाइटी का कि वो बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट करे. और वो एक्सपेक्टेशंस हमारा वेलफेयर हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, हमारे फेवर्स. अगर उनके रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सोसाइटी का ध्यान हम रखें, उसके वेलफेयर का ख्याल हम रखें. द नेशनल बेनिफिट. और सिर्फ सोसाइटी को नहीं, जहाँ सिर्फ हम रहते हैं उतने सोसाइटी को हमारा बेनिफिट या अच्छा करना बेहतर नहीं है. हमें एज अ होल, एज इंटायरली मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि भाई पूरे देश को, पूरे नेशनल लेवल पे हर किसी को उस चीज़ से फायदा होना चाहिए. ठीक है. वी लर्न द पॉइंट्स. हाउ वी लर्न द पॉइंट्स? सबसे पहले हर फील्ड में ज़रूरी है. फील्ड में ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? ताकि सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से हो. ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें. ऑब्जेक्टिव्स क्यों अचीव करने हैं? ताकि बिजनेस सक्सेसफुल हो. बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी. जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा. प्रॉफिट बढ़ेगा तो सोशल बेनिफिट होगा. और अगर छोटी सी सोसाइटी बेनिफिट कर रही है या छोटा सा हमारे समाज का हिस्से को फायदा हो रहा है, तो हमें नेशन वाइड, मैक्रो लेवल पे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए. इट इज नेसेसरी इन ईच एंड एवरी फील्ड. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, optimum utilization of resources, accomplishment of objective, useful for success of business, increase in job opportunity, increase in profit, in social benefit and national motive. Repeat after me, write it down if necessary. After देखो हम लोग जितना कोशिश हो सके ना कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तभी लर्न हो जाना चाहिए. ये हेडिंग्स जो है, अगर आप लाइन वाइज जाओ कि भाई हर फील्ड में जरूरी है, तो नेसेसरी ईच एंड एवरी फील्ड. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव क्यों अकम्प्लिश करना है? ताकि हम बिजनेस को सक्सेस पर पहुंचा सके. बिजनेस सक्सेसफुल होगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी. अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा. प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सोसाइटी को बेनिफिट होगा. और अगर सोसाइटी को बेनिफिट होगा तो हम नेशन वाइड सोचेंगे, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे. 3 हिस्सों में डिसाइड कर लो. सबसे पहला, it is necessary in each and every field. Second, it utilizes the resources in optimum manner. Third, अगर optimum manner में से optimum manner से हम utilization कर रहे हैं resources का, तो उसकी वजह से हमारा accomplishment of business objective होगा. मतलब हम business objectives easily achieve कर सकेंगे. अगर business objectives easily achieve हुए हैं तो हमारे
बिजनेस को सक्सेस होगा, तो विच गिव्स रिजल्ट्स इनटू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सोशल डेवलपमेंट होगा, बेसिकली सोशल वेलफेयर करना है हमें, और लास्ट में नेशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, टेक आउट अ नोटबुक, राइट द पॉइंट्स once while seeing it और while hearing me out, सुनकर लिखो या तो देखकर लिखो, इस तरीके से लिखो, एक बार पढ़ लो, एक बार सीक्वेंस सेट कर लो दिमाग में, वो हो जाने के बाद दूसरी बार दूसरे पेज पे बिना देखे आप लिखो और फिर चेक करो कि कहाँ पर अटक रहे हो। अगर अटक रहे हो तो देखने की जहमत नहीं करना, वापस से पहले से सीक्वेंस शुरू करो कि भाई इट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड, फिर क्यों जरूरी है, ताकि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो तो फिर क्या होगा, इस तरीके से एक सीक्वेंस में जाने का देखो। जैसे ही सीक्वेंस में जाओगे तो वहां पे जहां पे भी अटके हो वो पॉइंट आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू योर। ओके, ये थे हमारे हेडिंग्स, हमारे मेन पॉइंट्स। इसके अंदर का कंटेंट बताती हूँ। नेसेसरी इन एवरी फील्ड, एवरी फील्ड से मतलब है कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, डिफेंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कंपनीज में काम करता है, मैनेजमेंट ईच एंड एवरी फील्ड में काम करता है, वेदर इट इज रिलीजियस एक्टिविटी, वेदर इट इज सोसाइटी, वेदर इट इज पॉलिटिक्स, वेदर इट इज एजुकेशन और स्पोर्ट्स, इट वर्क्स एंड इट इज नेसेसरी इन ईच इन एवरी फील्ड। उसके अलावा मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है कि वो प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइज करे, कंट्रोल करे और डायरेक्ट करे। ये हमारे जो मेन फंक्शंस है उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये फंक्शंस हम फॉलो करेंगे तभी हम हमारे मोटिव्स अचीव कर सकेंगे। और बेसिकली मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन which is in sequence, which follows some plans, procedures and policies. Optimum utilization of resources. Optimum, सबसे पहले optimum का मतलब होता है in the best possible manner. Optimum का मतलब होता है in the best possible manner. इसको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से अगर मैं समझाऊं आपको तो हमारे घर में जो कोलगेट जो ब्रश करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं कोलगेट, तो कोलगेट जब खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद भी हम बैलेंस से उसको निकालते हैं, या तो उसको पूरा रोल करके चेक करते हैं और फिर उसमें से जो जितना बचा हुआ पार्ट होता है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हो जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब कि जितना बेहतर उसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते थे उतना कर लें। अब इससे ज़्यादा इस्तेमाल पॉसिबल है नहीं। This is the optimum utilization of a particular resources. Is it clear? Now, so it avoids the wastage of resources. जब आप रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हो तो उसका जो वेस्टेज है, उसका जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। अब रिसोर्सेज से इसका मतलब क्या है, आप कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनकी वजह से आपका प्रोडक्शन पॉसिबल हो पा रहा है, वो रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही। मतलब बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेज से मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो ऑल दिस रिसोर्सेज शुड बी ऑप्टिममली यूटिलाइज्ड, बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसका इस्तेमाल होना चाहिए ताकि वो सक्सेस आपको प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म है, एक बिजनेस है, एक कंपनी है, तो वो फर्म, बिजनेस या कंपनी अगर किसी जगह पे है और उसके पास एक स्पेस है, कम स्पेस है या ज़्यादा स्पेस है, या जितना भी लैंड आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से बेहतर तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे हम बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि आपका कोई भी हिस्सा जो है उस लैंड का वो वेस्ट नहीं होना चाहिए या वो ऐसे ही पड़ा नहीं रहना चाहिए, उसका कोई बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए। समझ में आया? तो हो जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेस जो है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। जब आप कोई एक एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करते हो तो आपका कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया जाता है जो ऑब्जेक्टिव को चलते
आप सारे प्लान्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज को फॉर्म करते हो और उसी तरीके से आपका मैनेजमेंट फॉर्म किया जाता है। तो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो कब पॉसिबल है, जब आपकी सारी मैनेजरल एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली और अच्छे से चल रही है। अगर आपकी मैनेजरल एक्टिविटीज अच्छे से नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो आप आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो मकसद है, वो आप अचीव कर सकोगे नहीं। So here it says, due to optimum utilization of resources, wastage is avoided. क्योंकि मैनेजमेंट सही से हो रहा है, कोई केओस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका काम सब कुछ बेहतर तरीके से प्लान, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स के मुताबिक हो रहा है, तो आपके रिसोर्सेज भी अच्छे से इस्तेमाल होंगे। और जहाँ तक आपके रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपका जो भी मकसद है, आप वो इजीली अचीव कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हम लोग के वहाँ पर जब हम एक टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं कि हम लोग आज हम अकाउंट्स करेंगे, आज इकोनॉमिक्स करेंगे, आज बीए करेंगे, इस तरीके से डेज डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब वो डेज का डिवीजन इस तरीके से किया जाता है कि हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस मिले और इस तरीके से मिले कि किसी का सिलेबस रह ना जाए, कोई सिलेबस छूट ना जाए। हम पूरी तरीके से उसको पूरी अच्छी बेहतर तरीके से उसको शांति से, सुकून से उसे कंप्लीट कर सके बिना किसी केओस और कंफ्यूजन के। तो वो क्या हो जाता है, एक सही प्रोसीजर्स और प्लान और पॉलिसीज हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मकसद क्या है कि सिलेबस बेहतर तरीके से, अच्छे से और सब कुछ समझ में आना चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से खत्म होने चाहिए। तो उसके लिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया कि आज ये होगा, इतने दिन, वीक के 3 दिन हम इकोनॉमिक्स करेंगे, वीक के 3 दिन बीए करेंगे, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम अकाउंट्स कर लेंगे, बीए के साथ साथ हम स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से वो 7 डेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब हमारे पास वो रिसोर्सेज ये 7 डेज ऑफ द वीक है और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करके हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी आपको ज़रूरी है, जो भी आपके लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। और हमारा जो मोटिव है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारा सिलेबस सही तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, वो अचीव हो पाएगा। अगर हम ऐसा करें कि चलो आज मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मन कर रहा है तो मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रही हूँ, फरीद सर का अकाउंट्स पढ़ाने का मन नहीं हो रहा तो फरीद सर आज अकाउंट्स नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आपको कंफ्यूजन, आपको केओस, आपको पढ़ने में दिल नहीं लगेगा और साथ में सिलेबस खत्म हो इसकी कोई गारंटी रहेगी नहीं। समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव का अकम्प्लिशमेंट होने के लिए मैनेजरल एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है ताकि आप आपके रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और आपका जो भी मकसद है आप वो अचीव कर सको। फिर यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, आप किसी भी बिजनेस का सक्सेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मैनेजरल एक्टिविटीज अच्छी है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो एक छोटा सा यूनिट जो बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया होता है वो बड़े लेवल पे जाके रुकता है। और अगर आपकी ऐसी एक्टिविटीज है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेस है, सब कुछ है, तो फिर भी हमारा जो यूनिट है वो लॉस क्रिएट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं कोई ह्यूमन लेबर सही नहीं है, या तो फिर हम कोई HR की रिक्वायरमेंट बिठाएंगे कि भाई हमें पहचानो कि भाई हमारे वहाँ पे क्या कमी हो रही है, हमारा मैनेजमेंट खराब हो रहा है, तो उसे सही मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को उसे डिज़ाइन कर दो, सही मैनेजरल एक्टिविटीज़ दो ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके, उसे एक प्लानिंग मिले, उसे एक आइडिया मिले। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल सेल्फ स्टडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं ऑलवेज डू सेल्फ स्टडी, उनको ऐसा रहता है कि कोई और इंटरप्ट नहीं करना चाहिए हमारी स्टडीज़ में, हमें पता है कि हमारी स्टडीज़ किस तरीके से की जाती है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नीड गाइडेंस कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कैसे क्या प्रोसीजर होना चाहिए पढ़ने का, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा अहमियत देनी है, किस तरीके से हमारा प्लान्स और टाइम टेबल्स बनने चाहिए। ऐसे अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स रहते हैं। इस तरीके से कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो लॉस मेकिंग कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली लॉस बना रहे होते हैं। उसका रीज़न ये नहीं होता कि उनके पास रिसोर्सेज कम है या उसका रीज़न ये नहीं होता कि उनके पास रिसोर्सेज कम है या कोई काम सही से नहीं हो रहा। इसका बेसिक मीनिंग ये रहता है या फिर इसका
बेसिक मेन रूट ये रहता है कि उनके शायद ह्यूमन रिसोर्स अच्छे नहीं है या तो फिर उनकी मैनेजरल एक्टिविटीज सही से डिजाइन नहीं है। तो आपको वहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। तो अगर सही मैनेजमेंट मिला अगर ऐसे यूनिट्स को, तो वो लॉस मेकिंग यूनिट्स में प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए हियर इट सेज इट कैन कन्वर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इनटू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड इट कैन कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू द प्रॉफिट मेकिंग यूनिट। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं हम लोग रेस्टोरेंट वाला बिजनेस। बहुत सारे अगर हम देखें कि भाई वड़ा पाव वाला स्पेशली जो लहरी लेकर खड़े रहते हैं और उनकी लहरी में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा रश होता है, इतनी पब्लिक होती है, पीपल लव टू ईट, they enjoy eating at that place and they have so much trust in that person that they spend enough of money on it and it's very reasonable, इतना reasonable होता है कि वो खुशी से खाते हैं and it's fine for them, they enjoy the food। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो वो उतना प्रॉफिट कमाने लगते हैं उससे कि वो एक छोटी सी लहरी से एक अच्छा सा प्लेस ले लेते हैं, एक अच्छा सा जगह ले लेते हैं जहाँ पे उसको अच्छे एम्बियंसेस क्रिएट कर देते हैं और उसके कुछ 5-10 रुपये वो अपने वड़ा पाव पे इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो कॉस्ट कवर कर सके और बहुत बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को खुश कर देते हैं। और उसके साथ साथ अब ये चीज़ कब पॉसिबल है कि बंदा लहरी से एक रेस्टोरेंट, एक छोटी सी दुकान में एक अच्छा सा कैफे काइंड ऑफ प्लेस खोल रहा है जिसके ऊपर आपको वड़ा पाव के साथ चाय भी मिल रही है, कोक भी मिल रही है और भी कुछ वेराइटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब आप बहुत बेहतर तरीके से आपके प्लान्स और प्रोसीजर्स, आपका जो भी गोल था वो आप अचीव कर पा रहे हो, या आपका जो मैनेजरल एक्टिविटीज है, बेसिकली ऐसा नहीं होता कि मैनेजरल एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने मिलती है। मैनेजरल एक्टिविटी आपको एक छोटी सी लहरी पे भी नजर आएगी। अगर आप देखो अगर 2-3 जन काम कर रहे हैं तो कितनी बेहतर तरीके से वो लोग काम करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई तेल में कुछ गिर गया या कहीं ना कहीं से उनके जो रिसोर्सेज है उसमें कोई गड़बड़ हो गई। दे वर्क वेरी एफिशिएंटली। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पानीपुरी वाला। पानीपुरी की बहुत सारी ऐसी पानीपुरी की लारी होती है जिस पर बहुत भीड़ होती है। कुछ लोगों को पानीपुरी खानी होती है, कुछ लोगों को दही पूरी खानी होती है, किसी को सेव पूरी खानी होती है, किसी को भेल खानी होती है और वहाँ पे दो तीन लोग काम कर रहे होते हैं एक ही लारी पे एंड दे वर्क सो एफिशिएंटली। वहाँ पे वही रिसोर्सेज है, वही उसी से इस्तेमाल करना है उन्हें, वही पानी इस्तेमाल करना है, वही रगड़ा इस्तेमाल करना है, वही पूरी का इस्तेमाल करना है, पर कभी वो टकराते नहीं। वरना ऐसा माना जाता है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। पर वो लोग का इतना मैनेजमेंट और इतना अंडरस्टैंडिंग रहता है एक दूसरे के साथ कि वो बर्तन पे अगर वो एक ही बर्तन को इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो भी वो लोग क्लैश नहीं होंगे। दे वर्क कोऑर्डिनेटिंगली। ये सारी एक्टिविटीज मैनेजरल एक्टिविटीज है। बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन जो क्रिएट होता है टीम के अंदर, जिस तरीके से एक टीम कोऑर्डिनेट करती है और टीम वर्क करती है, this works on the managerial activity. So it is not only that it requires huge firms and companies only requires the management activities. Management is seen and found in each and every corner around you. फिर increase in job opportunity. एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है ना वो फर्म डेवलप करता है कंपनी। मतलब छोटा सा फर्म जो है वो कंपनी में क्रिएट हो जाता है और अगर सही मैनेजमेंट नहीं है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका क्लोजर हो जाता है। मतलब जो वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनकी रोजी चली जाती है, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं अचानक से। बहुत सारे सिक यूनिट्स होते हैं, जो सिक यूनिट्स होते हैं बेसिकली लॉस मेकिंग यूनिट्स। तो वो सारे जो यूनिट्स होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें बंद कर देना पड़ता है, उनके पास बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो जब वो बंद कर देते हैं तो जो हमारे एम्प्लॉयज है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। समझ में आया? तो एक अच्छा एफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगा तो प्रॉफिट बनाता रहेगा, प्रॉफिट बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से वो जो ओनर है वो आसानी से आपको रोजगार प्रोवाइड कर पाएगा, उसके जितने जो भी एम्प्लॉयज है उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएगा और वो कभी भी बेरोजगार होंगे नहीं। उसके साथ साथ इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट इज अ बैरोमीटर। बैरोमीटर इज बेसिकली अ यूनिट, basically an instrument which measures the success of the
बिजनेस, आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल है ये चेक करना हो तो भाई प्रॉफिट देखो किसी भी कंपनी का कि कितना ज्यादा प्रॉफिट है, समझ में आया। तो वो कैसे है, कंपिटेंट एंड प्रोफिशिएंट मैनेजर्स सीज दैट इज इनसाइट्स एंड प्रोफिशिएंसी। अगर अच्छा और प्रोफिशिएंट मैनेजमेंट है तो वो सब कुछ इनसाइट्स मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बारीकी से देखेगा और प्रोफेशनली हैंडल करेगा। मेक द मैक्सिमम एंड मोस्ट इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अर्न प्रॉफिट। आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं वो इस फर्क नहीं पड़ता, आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तभी आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास अच्छी मैनेजरियल स्किल्स है तो बहुत कम रिसोर्सेज का भी आप बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बचपन में हम लोग बनाया करते थे ना वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, वो कैसे होता था कि भाई जो भी अवेलेबल है उससे कुछ बहुत अच्छा बनाना। इस तरीके से एक अच्छा मैनेजर जो होता है वो कितने भी कम रिसोर्सेज है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करके एक बहुत अच्छी चीज बनाकर निकालेगा, वो बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है, समझ में आया ना, जिसकी वजह से प्रॉफिट होगा। अब आता है सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट किस तरीके से होगा, अगर एक फर्म एक कंपनी अच्छा काम करे, बेसिकली वी आर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, और जब हम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सोसाइटी की ज़रूरतों को ध्यान रखें, सोसाइटी के जो भी नीड्स रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ख्याल रखें और वो उन तक पहुँचाएं। तो जब हम ये सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि उनके नीड्स क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके रिसोर्सेज किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो एक अच्छा बिजनेस यूनिट फॉर्म होता है जिसकी वजह से आपका कॉस्टिंग रिड्यूस होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ गए और जितना नंबर ऑफ आपके प्रोडक्ट्स का जितना ज़्यादा यूनिट्स बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो रहा है उतना लेस कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। मोर द प्रोडक्शन लेस द कॉस्ट पर यूनिट, मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। आई रिपीट, मोर द प्रोडक्शन लेस द कॉस्ट पर यूनिट। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, और पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो आप कंज्यूमर्स को आपका प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में पहुंचा सकते हो। इस तरीके से सोशल बेनिफिट होता है। और एट द एंड ऑफ द डे it should have the national motive, that is the utilization of untapped resources. Untapped resources मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म नहीं हुए हैं पर उनका कभी भी कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ है। तो एक ऐसे रिसोर्सेज जिनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक ऐसे रिसोर्सेज जो अभी तक यूज नहीं हुए हैं, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ताकि हम उसको नेशनली, हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है अचीव करने का, कि भाई पूरी तरीके से हर रिसोर्स है वो अच्छे से डेवलप्ड हो, हर सोसाइटी का हर सेक्शन, हर रीजन अच्छे से डेवलप्ड हो, तो वो सब कुछ भी पॉसिबल है। So here we come to an end with the topic of importance of management.